हेलो दोस्तों, मैं कौस्तुभ। हम बात कर रहे हैं यूक्रेन वॉर या यूक्रेन क्राइसिस के बारे में। ये दूसरा सेशन है। इसके पहले के सेशन में आखिर में मैंने आपसे पूछा था कि व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी। इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे। आगे जाने से पहले समझ लेते हैं कि लिबरल डेमोक्रेसी क्या है। ये एक वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है, रिपब्लिकन वेस्टर्न कॉन्सेप्ट, कि जो कहता है कि पावर किसी एक इंसान के हाथ में कंसंट्रेट नहीं होना चाहिए। कोई भी देश में देयर शुड बी चेक्स एंड बैलेंसेस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। तो ये जो अमेरिकन मॉडल है, इंडियन मॉडल है, या ऐसा मॉडल यूरोपियन कंट्रीज में भी देखा जाता है। तो ये एक वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है डेमोक्रेसी का, जो अमेरिका ने इतने साल वर्ल्ड वॉर टू के बाद पूरी दुनिया में पॉपुलराइज किया। हर जगह, हर वॉर में, हर इंटरनेशनल इंटरवेंशन में, मिलिट्री इंटरवेंशन में अमेरिका डेमोक्रेसी का झंडा लेके जाता था, फ्रीडम का झंडा लेके जाता था, ह्यूमन राइट्स का झंडा लेके जाता था। ये जो वेस्टर्न मॉडल था लिबरल डेमोक्रेसी का, क्या ये आज खतरे में है? तो देखते हैं। सबसे पहले आपने नाम सुना होगा फ्रांसिस फुकुयामा। ये एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट है अमेरिकन। इन्होंने एक पेपर लिखा था 1992 में। तो 1991 में जब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ, तो फुकुयामा का कहना था कि ह्यूमन रेस, राइट, जो ह्यूमैनिटी है, जो पूरी दुनिया है, इसमें इंसानों का जो आइडियोलॉजिकल इवोल्यूशन है वो अब खत्म हो गया। यूएसएसआर खत्म हो, यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया, तो ये जो आइडियोलॉजिकल इवोल्यूशन है वो खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि ये जो वेस्ट का, अमेरिका का जो एक लिबरल डेमोक्रेसी का मॉडल था, अब ये यूनिवर्सलाइज हो जाएगा। आप अगर चाहते हैं तो मेरे ऐप पे मैंने अपलोड किया है, आप उसको पढ़ सकते हैं। तो एंड ऑफ हिस्ट्री में फुकुयामा कहते हैं कि अब आगे वॉर्स, टेरिटोरी के लिए कॉन्फ्लिक्ट्स, ऐसा कुछ नहीं होगा। ह्यूमंस का आइडियोलॉजिकल इवोल्यूशन हो चुका है और अब हर जगह एक मॉडल, जो आइडियल मॉडल है, वो फॉलो होगा, और वो है लिबरल डेमोक्रेसी। लेकिन हम देख रहे हैं ऐसा नहीं है। आप यूक्रेन क्राइसिस देखिए, यहाँ पे जो रशिया का बिहेवियर है, रशिया का सिस्टम है, ये यूक्रेन पर, यूरोप पर हावी हो रहा है। चाइना आज एक मेजर पावर करके इमर्ज हो रहा है और यूएस के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। तो चाइनीज मॉडल इज नॉट लिबरल डेमोक्रेसी, रशियन मॉडल इज नॉट लिबरल डेमोक्रेसी। लिबरल डेमोक्रेसी खतरे में है। आप अगर पिछले 20 साल का रिकॉर्ड देखेंगे तो धीरे धीरे जो कंट्रीज लिबरल डेमोक्रेसी एटलीस्ट नाम के लिए भी फॉलो करते थे, तो ये कंट्रीज में भी स्ट्रॉन्गमैन, आप ये पिक्चर देख रहे हैं कि इसमें तो फिर भी शी जिनपिंग का फोटो नहीं है, स्ट्रॉन्गमैन लीडर्स आ रहे हैं। हर जगह हम देख रहे हैं कि थोड़े नेशनलिस्ट, प्रोटेक्शनिस्ट, स्ट्रॉन्ग लीडर्स आ रहे हैं। तो इससे लिबरल डेमोक्रेसी को खतरा हो सकता है। अब ये लिबरल डेमोक्रेसी खतरे में होने का और भी एक रीजन है। 2008 में इकोनॉमिक क्राइसिस आया था अमेरिका में। इस क्राइसिस के बाद पूरी दुनिया में इकोनॉमिक सिस्टम्स पे काफी प्रेशर आया था, बहुत नुकसान लोगों का हुआ था, देशों का हुआ था। तो ऐसा जब होने लग गया, तो सब देश में, स्पेशली जो डेवलपिंग कंट्रीज है अफ्रीका, एशिया में, इनको लगने लगा कि ये जो इकोनॉमिक सिस्टम है, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, द बैंकिंग सिस्टम, फाइनेंशियल सिस्टम, यूनाइटेड नेशंस, इन सब पे एक सवालिया निशान, एक डाउट आने लग गया कि ये जो वेस्टर्न सिस्टम्स है, इंस्टीट्यूशंस है, गवर्नेंस है, ये सब अमेरिका और यूरोप, ये देशों का फायदा करा देते हैं, और नुकसान किसका होता है? डेवलपिंग कंट्रीज का, पिछड़े राष्ट्रों का। तो ये इस वजह से हर जगह नेशनलिज्म बढ़ने लग गया। उसमें आया हमारा कोविड, तो उससे जो सप्लाई चेन्स थे, चाइना में शुरू हुआ, वुहान में, तो क्या हुआ, पूरी दुनिया के जो सप्लाई चेन्स थे, वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के चेन्स, वो सब सप्लाई चेन्स डिस्टर्ब हो गए। हमने इंडिया में भी देखा, बहुत मुश्किल दौर से हम गुजरे। अब इंडिया में भी कहा जाता है कि नहीं, आत्मनिर्भरता, अमेरिका कह रहा है बाय अमेरिकन, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। तो ये जो हो रहा है पूरी दुनिया में, पहले 2008 का क्राइसिस और उसके बाद पैंडेमिक, तो नेशनलिज्म, प्रोटेक्शनिज्म, प्रोटेक्शनिज्म का मतलब क्या होता है कि हम डोमेस्टिक इकोनॉमी पे फोकस करते हैं, सब इंडिया में मैन्युफैक्चर करने की, अपने ही देश में मैन्युफैक्चर करने की कोशिश करते हैं, और ग्लोबलाइजेशन की तरफ थोड़ा नेगेटिव एटीट्यूड बनने लगता है। तो राइज ऑफ नेशनलिज्म, प्रोटेक्शनिज्म एंड डिसअपॉइंटमेंट विद द लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर, ये भी एक रीजन है जिस वजह से लिबरल डेमोक्रेसी खतरे में है। अब एक सवाल मेरे मन में ये भी आता है कि वेयर वी बेटर ऑफ विद अमेरिका एज अ वर्ल्ड्स पुलिसमैन। हमने देखा कि वर्ल्ड वॉर टू के बाद 1991 तक बाइपोलर वर्ल्ड था। एक तरफ था अमेरिका, एक तरफ यूएसएसआर। यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के बाद अमेरिका एक सुपर पावर बन गया, हेजेमॉन बन गया, और यूनिपोलर वर्ल्ड में जहां भी ऐसा
होता था कि कहीं वॉर हो रहा है, कोई एक दूसरे कंट्री पे अटैक कर रहा है, तो डेमोक्रेसी और फ्रीडम के नाम पे, ह्यूमन राइट्स के नाम पे अमेरिका मिलिट्री एक्शन लेता था। तो ये जो अमेरिका का रोल था एक ग्लोबल पुलिसमैन, क्या ये रोल सही था? और क्या वो सिस्टम सही था? ना कि जो सिस्टम आज हम देख रहे हैं, रशिया और चाइना अगर स्ट्रांग हो गए तो फिर क्या होगा? ये सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है। ये इसलिए आ रहा है कि आप अगर देखेंगे कि ये जो अमेरिकन सिस्टम्स है, भले ही वो सही नहीं थे। जैसे हम अब कोई भी सरकार हो, सरकार जो भी चीजें करता है, हर चीज से आप सहमत तो नहीं हो सकते। जैसे आज पेट्रोल के दाम बढ़ गए, मुझे लगता है कि नहीं, ये गलत बात है, इतना टैक्स पेट्रोल डीजल पे नहीं होना चाहिए। तो सरकार जो भी करता है उस हर चीज से हम सहमत नहीं होते, लेकिन सरकार होना जरूरी है। हम मानते हैं कि सरकार होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर सरकार है तो सिस्टम प्रेडिक्टेबल है, देयर इज स्टेबिलिटी। क्या चलता है, क्या नहीं चलता है, क्या लीगल है, क्या इलीगल है, क्या सही है, क्या गलत है, ये सब सरकार होने की वजह से क्लैरिटी हमको आता है, एक एक स्टेबिलिटी सोसाइटी में बना रहता है। तो मेरे दिमाग में ये सवाल आ रहा है कि ये जो गलत, अमेरिका सही नहीं था, पूरी हर बार अमेरिका ने जो किया वो सही नहीं किया। अमेरिका ने खुद का सिस्टम बहुत मिसयूज किया, लेकिन अमेरिका का जो सिस्टम था उससे एक स्टेबिलिटी या प्रेडिक्टेबिलिटी पूरी दुनिया में था। आज जब रशिया और चाइना ये स्ट्रांग बन जाएंगे, तो व्हाट इज द चाइनीज सिस्टम, व्हाट इज रशियन सिस्टम? रशिया और चाइना हाईली अनप्रेडिक्टेबल है। ग्लोबल ऑर्डर या ग्लोबल रूल बेस्ड ऑर्डर ऐसा कोई वो मानते नहीं है, ऐसा दिखता तो नहीं है कि उनको इसके लिए कोई सॉफ्ट कॉर्नर है। तो अगर आज रशिया स्ट्रांग भी होता है, चाइना स्ट्रांग भी होता है, वॉर जीत भी लेते हैं, तो कोई ये नहीं कहेगा कि चलो रशिया का सिस्टम फॉलो करते हैं या चाइना का पॉलिटिकल सिस्टम या आइडियोलॉजी हम फॉलो करते हैं। कहाँ कोई आइडियोलॉजी है? ये खतरा आज रशिया के जीत से आगे बढ़ेगा। अगर रशिया यूक्रेन वॉर जीत जाता है तो एग्जिस्टिंग सिस्टम्स ये टूटेंगे, ग्लोबल ऑर्डर बदलेगा। लेकिन अभी कोई अल्टरनेटिव हमारे पास नहीं है, क्योंकि रशिया और चाइना ये कोई बहुत अच्छे अल्टरनेटिव नहीं है। तो इसीलिए ये सवाल मेरे मन में आ रहा था। आखिरी पॉइंट ये है कि आज आप अगर सोचे तो हर जगह ये जो स्ट्रांग लीडर्स आ रहे हैं, वो इलेक्शन जीत के आ रहे हैं, लेकिन ये जो स्ट्रांग लीडर्स आ रहे हैं, तो क्या हमारे समाज में, सिर्फ इंडिया में ही नहीं, कि हर जगह क्या अग्रेशन के लिए एक्सेप्टेंस बढ़ रहा है, वायलेंस के लिए एक्सेप्टेंस बढ़ रहा है? अब 20 साल पीछे जाएंगे तो हम सोचते थे कि नहीं, वी आर पीस लविंग कंट्री। जापान भी कहता था पीस लविंग कंट्री। हर कंट्री में पीस, शांति, ये सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दिया जाता था। आज आप देखते हैं कि हर जगह सिक्योरिटी को प्रायोरिटी मिल रहा है। तो जब हम सिक्योरिटी को फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे, तो क्या अग्रेशन ये एक्सेप्टेबल होने लग जाएगा? क्या रशिया जैसे एक्ट करता है, फिर हम कहेंगे पीओके, चाइना कहेगा मुझे अरुणाचल चाहिए या साउथ चाइना सी चाहिए या वहां के आइलैंड्स चाहिए? पॉलिटिकल एक्सेप्टेंस का जो विंडो है, ओवरटन विंडो, क्या ये शिफ्ट हो रहा है अग्रेशन की तरफ? ये सवाल मेरे मन में आ रहा है। तो दोस्तों, यहां हम देखेंगे कि अमेरिका की पॉलिसीज अब तक कैसे रही है। कार्ल क्लॉशविट्ज कहते हैं कि वॉर इज नथिंग बट द कंटिन्यूएशन ऑफ पॉलिसी बाय अदर मीन्स। इसका मतलब यूक्रेन वॉर के पहले अगर 20 साल पीछे आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि रशिया की पॉलिसीज, अमेरिका की पॉलिसीज, नाटो की पॉलिसीज ये ऐसी थी कि ये जो आज वॉर आप देख रहे हैं वो उन्हीं पॉलिसीज का कंटिन्यूएशन है। अमेरिका ने क्या किया? वॉर्सो पैक्ट, यूएसएसआर डिसइंटीग्रेशन के बाद वॉर्सो पैक्ट पूरी तरह डिसॉल्व किया गया। फिर अमेरिका ने नाटो को क्यों नहीं डिसॉल्व किया? अमेरिका चाहता था, जो मैंने पहले सेशन में कहा, कंटेनमेंट ऑफ कम्युनिज्म, थियोरी ऑफ एनसर्कलमेंट, ये अमेरिका चाहता था रशिया को आइसोलेट करना। तो ये अमेरिका की जो पॉलिसीज रही है, रशिया की पॉलिसीज इसके अगेंस्ट रही है। तो ये पॉलिसीज का आज एक एक्सप्रेशन हम देख रहे हैं यूक्रेन वॉर। दूसरा एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको कहते हैं जियो इकोनॉमिक्स। इसका मतलब ये होता है कि आप फाइनेंशियल सिस्टम्स को वेपनाइज कीजिए। आपने देखा होगा कि एक झटके में यूक्रेन वॉर होने के बाद अमेरिका ने ये जो मैसेजिंग सिस्टम है फाइनेंस में, स्विफ्ट, उसमें से रशिया को आइसोलेट कर दिया। रशियन एसेट जो है, फॉरेक्स रिजर्व्स है, इन सबको फ्रीज कर दिया। ये अमेरिका इतने आसानी से कैसे कर सकता है? ये इसलिए कर सकता है कि ये जो ग्लोबल सिस्टम है, ये पूरा अमेरिका और यूरोप ने डिजाइन किया है। इनके चीफ्स यूरोप और अमेरिका से अपॉइंट होते हैं। तो इसको इन्होंने फाइनेंशियल सिस्टम को वेपनाइज किया है और खुद के नेशनल इंटरेस्ट के लिए या स्ट्रेटेजिक एम्स के लिए इसका यूज वो अपोनेंट कंट्रीज पे करते हैं, जैसे चाइना या रशिया। सिर्फ चाइना रशिया नहीं, इंडिया ने जब न्यूक्लियर टेस्ट किया था, इंडिया को भी सैंक्शंस झेलने पड़े थे अमेरिका और यूरोप के। तो दोस्तों, बात यह है कि अमेरिका अगर
फाइनेंशियल सिस्टम्स को वेपनाइज कर रहा है, जियो इकोनॉमिक्स कर रहा है, तो चाइना और रशिया शांत बैठने वाले नहीं है। वो ऑलरेडी ऐसे सिस्टम्स पे काम कर रहे हैं कि जहां से वो डॉलर को बाईपास कर पाए, और ये जो अमेरिकन सिस्टम्स है, यूरोपियन सिस्टम्स है, इसको बाईपास करके अपनी अपनी इकोनॉमी प्रोटेक्ट कर पाए। इंडिया को भी इसी डायरेक्शन में काम करना चाहिए, आत्मनिर्भरता, कि कल अगर कोई इंडिया के डिसीजन की वजह से, जैसे आज आपने देखा कि रशिया पे जो स्टैंड है, तो अमेरिका इंडिया को भी क्रिटिसाइज कर रहा है। कल अगर और बात बिगड़ी तो हो सकता है हम पे, मतलब सैंक्शंस का असर हम पे भी हो। तो इंडिया को भी ये सोचना चाहिए कि कल जाके अगर गलती से हम पे सैंक्शंस लगने की अगर बात आई, तो हमको हमारी इकोनॉमी, हमारे लोगों का इंटरेस्ट ये प्रोटेक्ट करते आना चाहिए। इसलिए अल्टरनेटिव फाइनेंशियल सिस्टम्स, जो कोई कंट्री उसका मिसयूज ना करे, ऐसे एक ग्लोबल न्यूट्रल सिस्टम की आज जरूरत है। मैं सोच रहा हूं कि क्या ये सिस्टम क्रिप्टो या ब्लॉकचेन दे सकता है, नहीं पता। ये कुछ आने वाले समय में हमको पता चलेगा। अब हम देखते हैं यूएसए के अब तक इंटरेस्ट क्या रहे हैं। आप जानते हैं कि जो यूरोपियन कंट्रीज है, स्पेशली जर्मनी, 40% उसका जो ऑयल आता है, गैस आता है, पूरा डिपेंडेंसी रशियन ऑयल या गैस पे है। तो अमेरिका चाहता था कि यूरोप का जो रशिया पे डिपेंडेंस है वो कम हो जाए। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं काफ़ी पाइपलाइंस बन रहे हैं, जैसे नॉर्थ स्ट्रीम है, तो ये पाइपलाइंस बन रही है, प्रोजेक्ट्स है कि जिससे रशियन ऑयल एंड गैस ये यूरोप में डोमिनेंट हो जाएगा। तो यूरोप विल बी सप्लाइड बाय मेजॉरिटी ऑफ रशियन ऑयल एंड गैस। तो इससे रशियन इकोनॉमी स्ट्रांग होगा। रशियन इकोनॉमी अगर स्ट्रांग होता, रशियन करेंसी स्ट्रांग होगा। रशियन करेंसी एंड इकोनॉमी अगर स्ट्रांग रहा तो रशिया एक पावरफुल देश बना रहेगा। और वो चाइना के साथ अगर आ गया तो यूएस के लिए, ये यूएस बेस्ड ये जो पूरा फाइनेंशियल सिस्टम है, इसको एक काफी बड़ा चैलेंज ये दो देश दे सकते हैं। तो अमेरिका, आप अगर अमेरिका के स्टेटमेंट्स देखेंगे वॉर के पहले, जो बाइडेन, ऐसा लग रहा था कि उनको वॉर चाहिए, वो रशिया को प्रोवोक कर रहे थे, वॉर मॉन्गरिंग कर रहे थे। तो ऐसा कह सकते हैं कि अमेरिका ये वॉर एक तरह से चाहता था। अमेरिका चाहता था कि रशिया को आइसोलेट करे और खुद का इकोनॉमी, डॉलर या यूरोप का डिपेंडेंसी अमेरिका पे बना रहे, रशिया पे नहीं। तो दोस्तों, ये जो कॉम्बिनेशन है डॉलर, आर्म्स एंड ऑयल, इट्स अ लीथल कॉम्बिनेशन। ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, इट्स अ वेरी डेंजरस कॉम्बो, राइट। लास्टली मैं कहूँगा कार्ल मार्क्स के बारे में। कार्ल मार्क्स ने एक कंसेप्ट दिया था, उसको कहते हैं टेंडेंसी ऑफ द रेट ऑफ प्रॉफिट टू फॉल। मतलब कार्ल मार्क्स कहते हैं कि जब हम कैपिटलिज्म की बात करते हैं तो कैपिटलिज्म का बेसिक क्या है, वो है प्रॉफिट। तो कैपिटलिज्म आपको काफी प्रॉफिट देता है, लेकिन जैसे जैसे जो लेबर में से आता है, थोड़ा टेक्निकल है, ज्यादा टेक्निकल मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन कैपिटलिज्म एक्सप्लॉइट्स लेबर, और लेबर से जो प्रॉफिट बनता है यही उसका मेन अंडरलाइंग प्रिंसिपल है। पॉइंट इज, मार्क्स कहते हैं कि जैसे कैपिटलिज्म में कंपटीशन बढ़ता जाएगा, राइट, जैसे कंपटीशन बढ़ेगा तो इससे प्रॉफिट कम होता जाएगा। जो एग्जिस्टिंग पावर है वो क्या करेगा, वो उसके पास जितने हथियार है, मीन्स है, उसको यूज करेगा, टूल्स है, उनको यूज करेगा खुद का मार्केट प्रिजर्व करने के लिए। तो ये कॉन्सेप्ट भी इस वॉर में हमको दिख रहा है कि जहां पे अमेरिका इज अ पावर विच इज डिक्लाइनिंग, अमेरिका इज अ डिक्लाइनिंग पावर, और यहां पे चाइना इज अ राइजिंग पावर, रशिया इज इमर्जिंग स्ट्रॉन्ग। रशिया मनमानी कर रहा है ईस्टर्न यूरोप में, रशिया अपनी पावर दिखा रहा है, चाहता है कि उसका डोमिनेंस उसके स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस पे बना रहे। तो अमेरिका इससे इनसिक्योर होके, हो सकता है अमेरिका ये वॉर चाहता था, क्योंकि उसको ये कॉन्सेप्ट पता है कि अगर रशिया और चाइना का इकोनॉमी स्ट्रांग होता है तो डॉलर जो है, डॉलर का डोमिनेंस है या अमेरिकन डोमिनेंस है, ये सब दुनिया में कम हो जाएगा। तो आज हम ये पूछ सकते हैं कि वेयर डज दिस बक स्टॉप। आप ये पीछे जो देख रहे हैं, ये चाइनीज गो करके गेम है, ये एक स्ट्रेटेजिक गेम है जो चाइना में खेलते हैं, जैसे इंडिया में चेस खेलते हैं। तो वेयर डज द बक स्टॉप। ये जो वॉर हुआ, ये किसकी जिम्मेदारी है? सबसे पहले नाटो, जो यूएसएसआर डिसइंटीग्रेशन के बाद, कोल्ड वॉर के बाद, जैसे कोल्ड वॉर खत्म हुआ, नाटो शुड हैव बीन डिसइंटीग्रेटेड, नाटो शुड हैव बीन डिसबैंडेड, जैसे वॉर्सो पैक्ट ने किया। लेकिन नाटो ने ये जो यूएस का एजेंडा फॉलो किया, थियोरी ऑफ एनसर्कलमेंट ऑफ रशिया, दिस इज द फर्स्ट प्रॉब्लम। दूसरा, यूएसए खुद, बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी यूएस की है कि ये जो ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस है, ग्लोबल सिस्टम है, इसका जो नुकसान हुआ है, सबसे ज्यादा नुकसान ये यूएस ने किया है। जो कहते हैं ना कि फेंस इटसेल्फ एट द क्रॉप्स,
राइट? तो यूएस ने ही जो सिस्टम लगाया था जिस पे वो डोमिनेट कर रहा था पूरी दुनिया को, तो उसी ने खुद का सिस्टम या प्रिंसिपल्स नहीं फॉलो किए। आप देखिए यूएस अफगानिस्तान में किस तरह आया, इराक में जो गया झूठ बोल के, सीरिया में वॉर हुए, लिबिया में हुआ, हर जगह वियतनाम वॉर हुआ। तो ये जो सब यूएस के मिस एडवेंचर्स है, मिलिट्री मिस एडवेंचर्स, तो इससे इस सिस्टम की लेजिटिमेसी ये कम हो गई और दुनिया का विश्वास इस सिस्टम से उठ गया। अब अगर हम जूम आउट करके देखें तो ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस बहुत स्ट्रांग थे और रशिया ने उनको डिस्ट्रॉय किया, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप देखिए अफगानिस्तान का वॉर, इतना वॉर करने के बाद, इतना पैसा खर्च करने के बाद आखिर में यूएस ने किसके हाथ में ये देश दिया? तालिबान के हाथ में। उसके बाद पैंडेमिक आया, तो पैंडेमिक में आपने देखा यूनाइटेड नेशंस या डब्ल्यूएचओ ने क्या काम किया? डब्ल्यूएचओ का पूरा रोल, उसने ट्राई किया होगा लेकिन पूरा रोल एक फेलियर का था। काफी कंफ्यूजन हुआ पूरी दुनिया में पैंडेमिक को लेके, और जिस तरह डब्ल्यूएचओ ने चाइना को सपोर्ट किया या चाइना को क्लीन चिट दिया इस पैंडेमिक के बाद कोरोना वायरस के ओरिजिन को लेके, तो ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस ऑलरेडी पूरी तरह इरोड हो चुके हैं। वो आज रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, इंडिया का स्टैंडिंग नहीं है। बाकी जो कंट्रीज है जिनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है, ब्राज़ील है, जापान है, जर्मनी है, तो ये कंट्रीज आज इस ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस में डोमिनेंट नहीं है। ये ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस वर्ल्ड वॉर 2 की रियलिटी को दिखाते हैं, ना कि आज की रियलिटी को। तो ये जूम आउट करके हमको समझ में आता है कि ये जो वॉर है या रशिया का एक्शन है, दिस इज लाइक द लास्ट स्ट्रॉ ऑन द कैमल्स बैक, या लास्ट नेल इन द कॉफिन ऑफ दिस ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस। इनको रशिया ओवरथ्रो कर ही रहा है, चाइना इनको अंडरमाइन कर ही रहा है, लेकिन इनको जो वीक किया है वो यूएस ने ही वीक किया है इतने सालों में। राइज ऑफ चाइना, रशिया और चाइना में मेन डिफरेंस क्या है? मैंने पिछले सेशन में भी कहा कि रशिया वांट्स टू ओवरथ्रो ऑल दिस सिस्टम्स, लेकिन चाइना क्या करता है? चाइना उनको कोऑप्ट करता है, इन सिस्टम्स का यूज खुद के लिए सेल्फ इंटरेस्ट में करता है। चाइना की स्ट्रेटेजी अगर हम देखेंगे तो वो है लेट इट बॉयल एट द राइट टेम्परेचर। चाइना बॉर्डर इश्यूज, टेरिटोरियल गेन्स, चाइना ऐसा करता है कि जहां पे वॉर के पहले वो रुकता है। आपने देखा कि गलवान हुआ तो उसके बाद चाइना थोड़ा रुक गया, फिर ज्यादा बहुत नहीं किया, अभी धीरे धीरे ट्रूप्स अमेस कर रहा है। तो चाइना धीरे धीरे ये जो टेस्टिंग करता है चाइना कि वॉर नहीं होना चाहिए, सो चाइना वॉर नहीं करता है, लेकिन खुद के नेशनल इंटरेस्ट तो प्रोटेक्ट होने चाहिए, खुद का अग्रेशन तो होना चाहिए, खुद का डोमिनेंस तो बनना चाहिए, लेकिन वॉर तक नहीं जानी चाहिए बात। तो लेट द वाटर बॉयल एट द राइट टेम्परेचर, दिस इज द स्ट्रेटेजी दैट चाइना फॉलोज, और ये हमको इंडिया में बहुत ध्यान में रखना पड़ेगा। हम देखते हैं कि ये जो सब हो रहा है, दिस इज कॉल्ड टू-साइडेड ट्रैप। इसका मतलब क्या है? व्हेन वन ग्रेट पावर थ्रेटन्स टू डिस्प्लेस अनदर, वॉर इज ऑलमोस्ट अ रिजल्ट। और जब ऐसा होता है कि कोई सुपर पावर है और दूसरे कंट्रीज इतने स्ट्रांग होने लगते हैं कि इस सुपर पावर को वो चैलेंज करने लगते हैं, तब टू-साइडेड कहता है कि ये ट्रैप लाइक सिचुएशन बनता है कि जिसमें वॉर इज इनएविटेबल। इसी नजरिए से अगर हम देखें तो रशिया डोमिनेट कर रहा था या चाइना स्ट्रांग हो रहा है, रशिया यूरोप को ऑयल सप्लाई कर रहा था, तो यूएस को कहीं तो इनसिक्योरिटी हो रही थी कि नहीं ये स्ट्रांग हो जाएंगे, तो उसने रशिया को बहुत कॉर्नर किया, नाटो का एक्सपांशन किया, और फिर हम देख रहे हैं कि ये वॉर हुआ। अब दोस्तों एक सवाल मेरे मन में आ रहा है कि ऐसे क्या लेसन्स है कि जो इंडिया इस यूरोप की क्राइसिस से सीख सकता है, जो हमको आगे एक रिस्पॉन्सिबल बट असर्टिव पावरफुल नेशन करके दुनिया में ग्लोबल स्टेज पे प्रोजेक्ट खुद को करते आएगा। व्हाट आर द लेसन्स फॉर इंडिया टू लर्न फ्रॉम दिस क्राइसिस? ये हम देखेंगे अगले सेशन में। तब तक इस वीडियो को आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और दोस्तों मेरी ऐप जो है कौस्तुभ, प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कीजिए और अपने प्रिपरेशन को और स्ट्रांग बनाइए। थैंक यू।